प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? व्याख्या। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और समस्त प्रशासनिक शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित रहती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है तथा वह विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। भारत में इसके विपरीत संसदीय शासन प्रणाली लागू है, जहां वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। यूपीपीसीएस में अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के बीच अंतर बार बार पूछा जाता है। स्मरणीय तथ्य। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार एकल कार्यपालिका है। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? व्याख्या। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह अपने मंत्रिमंडल का चयन स्वयं करता है और सामान्यतः मंत्रिगण विधायिका के सदस्य नहीं होते। इस व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अमेरिका में यही व्यवस्था लागू है। इस प्रणाली का उद्देश्य शासन में स्थिरता और स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान ने इसके स्थान पर संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। स्मरणीय तथ्य। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। प्रश्न 18। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? व्याख्या। गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और उसका निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक गणराज्य बना। गणराज्य की अवधारणा राजतंत्र के विपरीत है, जहां शासन वंशानुगत आधार पर चलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के बाद विस्तारित किया गया। स्मरणीय तथ्य। गणराज्य का अर्थ है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष वाला राज्य। प्रश्न 19। भारतीय संविधान कैसा है? व्याख्या। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन की मुख्य प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान निर्माताओं ने स्थिरता और परिवर्तनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था अपनाई। इसी कारण भारतीय संविधान को विश्व का एक अद्वितीय और व्यवहारिक संविधान माना जाता है। स्मरणीय तथ्य। भारतीय संविधान को अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान कहा जाता है। प्रश्न 20। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का मुख्य आधार क्या है? व्याख्या। भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर न्यायिक समीक्षा का है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है और वहां न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की है। ये व्यवस्था नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्मरणीय तथ्य। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। प्रश्न 21। भारत में संघीय व्यवस्था होने और शक्तिशाली केंद्र होने के संबंध में दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। व्याख्या। भारतीय संविधान ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से यह विभाजन स्पष्ट किया गया है। साथ ही संविधान ने केंद्र को आपातकालीन शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां तथा अन्य विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसी कारण भारत को शुद्ध संघीय राज्य न मानकर अर्धसंघीय या सहकारी संघवाद का उदाहरण माना जाता है। स्मरणीय तथ्य। भारत को सामान्यतः अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल राज्य कहा जाता है। प्रश्न 22। निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? व्याख्या। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे संघीय लक्षण मौजूद हैं, किंतु एकली नागरिकता संघीय लक्षण नहीं बल्कि एकात्मक विशेषता मानी जाती है। अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि भारत में केवल भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से एकली नागरिकता को अपनाया। ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषताओं में से एक है। स्मरणीय तथ्य। एकली नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, संघीय विशेषता नहीं। प्रश्न 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, गणतंत्रात्मक राज्य, लोकतांत्रिक समाज तथा कल्याणकारी राज्य है, और बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। व्याख्या। भारतीय संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक और कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया है।
संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्पष्ट घोषणा की गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन उन्हीं के माध्यम से संचालित होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और जनकल्याण की भावना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। स्मरणीय तथ्य: भारतीय संविधान लोकतंत्र, गणराज्य और कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं पर आधारित है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय शासन व्यवस्था की नहीं है? व्याख्या: भारतीय शासन व्यवस्था संविधान सम्मत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि के शासन पर आधारित है। संविधान सर्वोच्च कानून है तथा शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित होता है। विधि का शासन सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन का संचालन करती है, किंतु भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, न कि सोवियत शैली की साम्यवादी शासन व्यवस्था। इसलिए साम्यवादी सरकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं मानी जाती। स्मरणीय तथ्य: भारत में संसदीय लोकतंत्र है, साम्यवादी शासन व्यवस्था नहीं। प्रश्न 11, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? व्याख्या: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। संविधान ही राज्य की संरचना, शक्तियों के विभाजन, नागरिकों के अधिकारों तथा शासन के विभिन्न अंगों के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान का संरक्षक माना जाता है। संविधान सभा द्वारा निर्मित ये दस्तावेज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसी कारण भारत को संवैधानिक शासन वाला देश कहा जाता है। स्मरणीय तथ्य: भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। प्रश्न 12, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार किससे प्राप्त होते हैं? व्याख्या: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय व्यवस्था का मूल आधार यही संवैधानिक शक्ति विभाजन है। केंद्र तथा राज्य दोनों अपने अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। संविधान के बिना किसी भी शासन इकाई की वैधानिक शक्ति का अस्तित्व नहीं माना जाता। स्मरणीय तथ्य: केंद्र और राज्यों की सभी संवैधानिक शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है। प्रश्न 13, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका अपना संविधान है। इन कथनों और कारण का सही संबंध क्या है? व्याख्या: भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की प्रस्तावना में निहित है, जहां भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। भारत का अपना संविधान भी है जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यद्यपि दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन केवल संविधान का होना किसी देश के लोकतांत्रिक होने का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र का आधार जनसत्ता, चुनाव और राजनीतिक भागीदारी है। स्मरणीय तथ्य: भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप उसकी प्रस्तावना और सार्वभौमिक मताधिकार से प्रमाणित होता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? व्याख्या: भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों पर आधारित है। ये मूल्य प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। संविधान का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों। हालांकि संविधान में साम्यवादी राज्य की स्थापना का कोई प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, किंतु इसका अर्थ साम्यवादी राज्य नहीं है। स्मरणीय तथ्य: भारतीय संविधान समाजवादी है, लेकिन साम्यवादी राज्य की स्थापना का समर्थन नहीं करता। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्याख्या: भारत ने ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र का आधार जनता की संप्रभुता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में भागीदारी करती है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि शासन संचालन का वास्तविक दायित्व मंत्रिपरिषद निभाती है। यही व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। स्मरणीय तथ्य: भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था तथा स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल हैं। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है तथा न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत की संवैधानिक विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जैसा कि अमेरिका में देखा जाता है। स्मरणीय तथ्य:
भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं। प्रश्न 2, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, इस कथन पर विचार कीजिए। व्याख्या। राष्ट्रमंडल एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश तथा कुछ अन्य स्वतंत्र देश शामिल हैं। भारत वर्ष 1949 से राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग, विकास, लोकतंत्र और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह कोई राजनीतिक संघ या सैन्य गठबंधन नहीं है और इसके निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं होते। इसलिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। सभी सदस्य राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र और समान दर्जा रखते हैं। स्मरणीय तथ्य: भारत 1949 में गणराज्य बनने के बाद भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। प्रश्न 3, भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने और कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के संबंध में दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए। व्याख्या। भारत ने ब्रिटेन से प्रेरित होकर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में बहुमत खोने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्र स्तर पर तथा अनुच्छेद 164 में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है। यही सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से अलग करता है और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। स्मरणीय तथ्य: संसदीय शासन प्रणाली का मूल आधार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? व्याख्या। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संविधान सभा ने ब्रिटिश मॉडल से प्रेरणा लेते हुए ऐसी व्यवस्था स्वीकार की जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है और उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख प्रावधान हैं। ये प्रणाली लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक स्थिरता को संतुलित करने का प्रयास करती है। स्मरणीय तथ्य: भारत में राष्ट्रपति नामात्र का तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। प्रश्न 5, सर्वप्रथम संसदीय सरकार का विकास किस देश में हुआ? व्याख्या। संसदीय शासन प्रणाली का विकास सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। वहां समय के साथ राजशाही की शक्तियां सीमित होती गईं और संसद की भूमिका बढ़ती गई। मंत्रिमंडलीय शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री पद जैसी संस्थाओं का विकास भी ब्रिटेन में हुआ। बाद में भारत सहित अनेक देशों ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाया। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के विकास में ब्रिटेन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। स्मरणीय तथ्य: ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली की जन्मभूमि कहा जाता है। प्रश्न 6, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्या। भारत की राजनीतिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र, संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणाओं पर आधारित है। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। भारत में शासन संसदीय पद्धति से संचालित होता है, न कि राष्ट्रपतीय पद्धति से। राष्ट्रपतीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका होता है, जैसा कि अमेरिका में है। भारतीय संविधान ने स्पष्ट रूप से संसदीय शासन को अपनाया है। स्मरणीय तथ्य: भारत में राष्ट्रपतीय नहीं बल्कि संसदीय शासन प्रणाली लागू है। प्रश्न 7, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? व्याख्या। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों की भूमिका निभाता है। वह अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और सामान्यतः विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है। इस व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट होता है तथा राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संसदीय प्रणाली के विपरीत यहाँ कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग कार्य करती हैं। स्मरणीय तथ्य: राष्ट्रपतीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रश्न 8, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षणों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। व्याख्या। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों में लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली और संविधान में निहित संप्रभुता शामिल है। भारत में जनता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का स्रोत है और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। संविधान शासन की रूपरेखा निर्धारित करता है तथा सभी संस्थाओं की शक्तियों को नियंत्रित करता है। हालांकि भारत ने शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण का सिद्धांत नहीं अपनाया है, बल्कि विभिन्न अंगों के बीच संतुलन और समन्वय की व्यवस्था की है। यही भारतीय शासन व्यवस्था की विशिष्ट पहचान है। स्मरणीय तथ्य: भारत लोकतांत्रिक गणराज्य और संसदीय शासन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? व्याख्या।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति को लेकर न्यायपालिका के कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। प्रारंभ में बेरोजगारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया। इसी निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या और उसके मूल उद्देश्यों को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाने लगा। स्मरणीय तथ्य: केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। प्रश्न 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की घोषणा की गई है उनकी व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों का संक्षिप्त परिचय देती है। प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों की विस्तृत व्याख्या संविधान के विभिन्न भागों में की गई है। मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा निर्धारित करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों का बोध कराते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना की भावना पूरे संविधान में व्याप्त है। स्मरणीय तथ्य: प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और उसकी व्याख्या मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में मिलती है। प्रश्न 18, संविधान में दिए गए उद्देश्यों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का उद्देश्य पत्र कहा जाता है। ये संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों और शासन की दिशा को स्पष्ट करती है। यद्यपि प्रस्तावना न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी यह संविधान की व्याख्या में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी संवैधानिक प्रावधान के अर्थ को लेकर संदेह उत्पन्न होता है, तब न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेकर संविधान निर्माताओं की मंशा को समझता है। इसलिए प्रस्तावना संविधान की व्याख्यात्मक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। स्मरणीय तथ्य: प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु संवैधानिक व्याख्या का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है या नहीं? व्याख्या: भारतीय संविधान सामाजिक समानता की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का विस्तृत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य एक समतामूलक समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों। स्मरणीय तथ्य: सामाजिक समानता का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14 से 18 तक के प्रावधान हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? व्याख्या: राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं जिनमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता शामिल हैं। इनमें संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है क्योंकि इसके बिना किसी राजनीतिक इकाई को वास्तविक राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति। ये राज्य को आंतरिक रूप से सर्वोच्च तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीति विज्ञान में संप्रभुता को राज्य की पहचान का मूल आधार माना जाता है। स्मरणीय तथ्य: संप्रभुता के बिना कोई भी राजनीतिक इकाई पूर्ण राज्य नहीं मानी जाती। प्रश्न 2, भारत की संप्रभुता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। व्याख्या: भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है और किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती क्योंकि ये संगठन सदस्य देशों की स्वतंत्रता और समानता को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता ही अंतिम राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। स्मरणीय तथ्य: प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है। प्रश्न 23, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? व्याख्या: भारतीय संविधान ने शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाया है, किंतु इसे पूर्ण संघीय राज्य के बजाय एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली माना जाता है। भारतीय संघ को अक्सर अर्धसंघात्मक या अर्धसंघीय कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। एकात्मक झुकाव भी भारतीय संघवाद की विशेषता है। राज्य विधानमंडलों की शक्तियां केंद्र से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं और अनेक परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसलिए केवल पहले और दूसरे कथन सही हैं। स्मरणीय तथ्य: भारत को संघीय व्यवस्था वाला देश माना जाता है जिसमें केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न 24, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। व्याख्या: राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का प्रमुख माध्यम होते हैं।
चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना तथा नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना उनके प्रमुख कार्य हैं। इसी कारण ये भी सत्य है कि लोग अच्छे शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को संगठित करते हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। स्मरणीय तथ्य: राजनीतिक दल लोकतंत्र और प्रातिनिधिक शासन की आधारशिला हैं। प्रश्न 25। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता और परिवर्तन दोनों की बात कही गई है। व्याख्या: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्राचीन परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का समन्वय दिखाई देता है। यही कारण है कि इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों तत्व मौजूद हैं। भारतीय राजनीतिक संस्कृति में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली तीनों के तत्व दिखाई देते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें पुरानी और नई दोनों विशेषताएं साथ साथ मौजूद हैं। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। स्मरणीय तथ्य: W.H. मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक, परंपरागत और संत शैली का मिश्रण बताया था। प्रश्न 26। भारतीय संविधान के वृहत होने का प्रमुख कारण क्या है? व्याख्या: भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसके विस्तृत होने के अनेक कारण हैं, जैसे विभिन्न देशों के संविधानों से अनेक प्रावधानों को ग्रहण करना, भारत का विशाल भौगोलिक और सामाजिक स्वरूप, प्रशासनिक विषयों का विस्तृत उल्लेख तथा केंद्र और राज्यों दोनों की शासन व्यवस्था का समावेश। इसलिए संविधान के विशाल होने के लिए केवल एक कारण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि सभी कारण मिलकर इसे विस्तृत बनाते हैं। स्मरणीय तथ्य: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न 27। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न जिसमें भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा गया है। व्याख्या: भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। हालांकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संघवाद की एक विशेषता है, परंतु यही कारण भारत को अर्धसंघात्मक कहे जाने का प्रत्यक्ष आधार नहीं है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। स्मरणीय तथ्य: भारत को अर्धसंघात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व मौजूद हैं।